देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। देख रहे हैं कि कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए आप फटाफट इसको लगाना चालू कीजिए। करा कि यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 तो x का मान होगा। बताइए x का मान क्या होगा इन चारों ऑप्शनों से, +-4 के +-3 के +-2 के +-1, ठीक है। फटाफट इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा। चलिए तुरंत कीजिए, ठीक है। तो थोड़ा इसमें समय तो लगेगा आप लोगों को, लेकिन फटाफट कीजिए, कैलकुलेशन फास्ट कीजिए। जितना तेज दिमाग चलाएंगे उतना तेज क्वेश्चन सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो चलिए फाइनली आप लोग करते रहिए इसको, ठीक है। मैं थोड़ा वक्त देता हूँ आप लोगों को, जो आपसे बातें कर रहा हूँ। इसके बाद मैं तो इसको सोल्यूशन करके बताऊंगा कि इसका आंसर क्या आएगा। आप अपना तुरंत आंसर इसका बताइए क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हमको लगता है फाइनली इतना तो वक्त बहुत है आप लोगों के लिए। आप लोग इसको लगा भी लिए होंगे और कमेंट भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए साथ ही साथ मैं लगा रहा हूँ, अपना भी लगा के आप लोग बताइए। तो देखिए यहाँ पे अब मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। अगर आंसर आप लोगों को अभी मैं लगा के खुद बताऊंगा तो आपको मालूम चलेगा कि आंसर मेरा सही है कि गलत है, चाहे मैं इस क्वेश्चन को सही लगाया हूँ गलत लगाया हूँ, ठीक है। तो चलिए फाइनली मैं इसको बताने वाला हूँ। आप लोग पहले इसको लगा के आंसर बता दीजिए, सभी लोग बताइए इसका आंसर, ठीक है। फटाफट, ठीक है। टाइमिंग अब समाप्त होने वाली है, अब जल्द कीजिए अब, ठीक है। कीजिए जल्द, फास्ट रिप्लाई कीजिए इसका जल्द कि कौन सा आंसर होगा चार ऑप्शन में से। चलिए स्टूडेंट टाइम अप। अब मैं बताने वाला हूँ इसका सलूशन कि किस प्रकार इसका हल होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है आपका कि 1/x² - 2 बराबर क्या दिखा है 1/7। तो आपको सिंपल करना है, कुछ नहीं स्टूडेंट, x-2 को गुणा इसमें 1 में कर देना है। तभी x-2 को गुणा इस 1 में करेंगे तो x-2 ही आएगा, ठीक है। बराबर 1 और 7 को गुणा तब 1 में करेंगे तो यह 7 आ जाएगा। सिंपल। अब करना आपको क्या है यहाँ पे कि x² बराबर 7 प्लस -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2। अब सिंपल क्या हो जाएगा ये x² बराबर 7 और 2 9, तब 7 2 9 हो गया, मतलब x बराबर क्या गया x² बराबर 9। अगर x का वैल्यू निकालेंगे या वर्ग है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा वर्गमूल में। अब आप ही बताइए कि 9 का वर्गमूल क्या होता है, तो वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में निकलता है। तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर क्या गया +-3। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट जितना भी लोगों ने ऑप्शन 20 क्वेश्चन का दिया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही रहा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अब जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर तैयार हो जाइए। चलिए स्टूडेंट देखिए फटाफट क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया आपकी स्क्रीन पे, इसको सोल्यूशन कीजिए। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिंदुओं 5 और 0 और -12 और 0 के बीच की दूरी बताइए। दो बिंदु आपको दिया है, दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा। फटाफट इसका आंसर बताइए सोल्यूशन करके, ठीक है। बहुत ही फास्ट इसका सोल्यूशन कीजिए, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद होगा, ठीक है, और उसी पर के आपको बताना है। फॉर्मूला में जस्ट अभी बताऊंगा नहीं आप लोगों को, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होगा कि दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका नजदीक आ गया एग्जाम, इतना तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। बताइए इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखते हैं कौन सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करके बताता है, बहुत ही फास्ट, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कीजिए आप लोग फास्ट, और इसका बताइए कि सोल्यूशन क्या होगा, और इसका सोल्यूशन करके बताइए कि ऑप्शन कौन सा होगा इसका सही आंसर, ठीक है। जल्दी जल्दी फास्ट कीजिए स्टूडेंट, वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, ठीक है। देख रहा हूँ कमेंट आना शुरू हो गया है यहाँ पे, और देखते हैं कि कौन सबसे पहले कमेंट करके अच्छा क्वेश्चन सही बताता है कि कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए मैं वक्त दे देता हूँ आप लोगों को, जल्दी जल्दी करके बताइए, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखिए मैं बता रहा हूं तब तक आप लोग कीजिए। कह रहा है कि बिंदु एक बिंदु यहाँ पे दिया, एक बिंदु यहाँ। कहने का मतलब है कि ये बिंदु मान ली ए है, बिंदु बी है, ठीक है। अब इन दोनों बिंदु बीच की दूरी पूछा है। अगर इस बिंदु ए का निर्देशांक आपको 5 और 0 दिया है, इस बिंदु बी का निर्देशांक 12 और -12 और 0 दे रखा है, बस यही क्वेश्चन कहने का मतलब है। एक बिंदु ये है, बिंदु ये है, दोनों बिंदु का निर्देशांक दे रखा है, दोनों बिंदु के बीच की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। चलिए बताइए। चलिए हमको लगता है कि सभी लोगों ने अपना आंसर बता दिया होगा, और मैं बता देता हूँ कि अगर जब भी दो बिंदु दिया हो और दो बिंदु बीच देने के बाद और इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या पूछे दूरी, मान लीजिए कि डी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है, आइए हमको डी निकालना है। तो डी निकालने का फार्मूला क्या होता है, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला होता है कि करड़ी में फार्मूला आता है तभी ना होगा, x1 - x2 का क्या होता है होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का क्या होता है होल स्क्वायर होता है। इसी पर रख देंगे निकल जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये x1 हो गया, यह क्या हो गया x2 हो गया, यह आपका क्या हो गया y1 हो गया, यह आपका y2 हो गया, ठीक है। चलिए तो सिंपल देखिए ये x1 सॉरी यहाँ y1 होता है, ठीक है, x1 y1 और यहाँ पे x2 y2 होता है ना, ठीक है, सॉरी गलती हो गया। ये x1 और y1 होता है और x2 y2 होता है। अब सिंपल आपको करना ही कुछ नहीं, यहाँ पे d बराबर लिख दीजिए। यहाँ पे करना आपको क्या है x1 की वैल्यू क्या दिखा है 5, फिर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, फिर x2 की वैल्यू कितना देगा -12 तो -12 लगा दीजिए, फिर प्लस बीच में प्लस, ठीक है। y1 वैल्यू क्या है 0 और माइनस y2 की वैल्यू क्या है 0, इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब d बराबर देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 5 माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस 12 का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस ये क्या 0 में से 0 गया तो 0 का होल स्क्वायर। अब डी बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट देखिए देख पा रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे आपका क्या निकल जाएगा
जोड़ दीजिए तो 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, तो हो जाएगा 17 का होल स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लीजिए। डी बराबर क्या हो जाएगा आपका 17 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 17 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर और 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 और प्लस 0 हो जाएगा। और यहाँ से डी बराबर निकालेंगे तो 289 में 0 जोड़ेंगे तो 289। अच्छा, आप हमको ये बता दीजिए कि डी बराबर क्या आएगा, 289 का वर्गमूल क्या होता है 17 तो होता है, तो डी बराबर क्या गया 17। मतलब हमको ये मालूम चल गया कि दो बिंदु के बीच की दूरी कितना गया 17। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन डी। हाँ, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। जितने लोगों का ऑप्शन डी रहा होगा बिल्कुल सही रहा होगा, नो डाउट आपको होगा। ये याद होना चाहिए x1 है y1 है या x2 है y2 है। ठीक है, चलिए, और इस फॉर्मूले पे ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे बहुत आसान तरीके से। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोगों का सही रहा होगा और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया, फटाफट इसका आंसर बताइए। और क्वेश्चन क्या रहा कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। चलिए जल्दी से कैलकुलेशन करके इसको सोल्यूशन करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा चारों ऑप्शन में से। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए और इसको लगाइए। ठीक है, रफ कॉपी कलम आपके पास होगा और तुरंत इसको फास्ट कैलकुलेशन करके बताइए हमें कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कोसेक थीटा क्या होगा। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए। बहुविकल्पीय सारे प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 2021 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए इसका बताइए सोल्यूशन करके इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, जल्दी जल्दी फास्ट कीजिए आप लोग, बताइए। मैं समय आपको दे देता हूँ, भाई मैथ है तो मैथ में लगाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन कोई नहीं, आप लोग तुरंत लगा के बताते रहिए। ठीक है, कि इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ, ये नहीं लोप नहीं मारना है कि हाँ तुरंत आपने देखा तुरंत हाँ सी बी नहीं करना, आप पहले सोल्यूशन कर लीजिए इसका आराम से। ठीक है, इसके बाद आप सही आंसर बताइएगा कि इसका सही आंसर है क्या। ठीक है, तो चलिए मैं धीरे धीरे आपको बता भी देता हूँ, मैं लगा रहा हूँ तब तक आप लोग लगा के बता दीजिए। यहाँ पे सिंपल आपको दिया है क्या tan थीटा। अब tan थीटा बराबर 8 क्या दे रखा है 15 दे रखा है। अब देखिए स्टूडेंट क्या होता है कि एक फार्मूला होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि cot थीटा बराबर एक फार्मूला होता है 1/tan थीटा, आप लोग जानते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके बताने की जरूरत नहीं, आप लोग मालूम होगा कि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा है। तो ये बताइए cot का वैल्यू निकल सकता है कि नहीं, आराम से निकल सकता है। cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू क्या दे रखा है 8/15। ये 15 का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ से हमको मालूम चल गया कि cot थीटा बराबर क्या निकल गया 15/8, क्योंकि 15 गुणा 1 में होगा तो 15 और नीचे बट के 8, मतलब cot थीटा बराबर 15/8। लेकिन cot थीटा का वैल्यू हमको निकालना नहीं, हमको निकालना है किसका कोसेक थीटा। ठीक है, तो एक फार्मूला आप लोग ये भी जानते होंगे कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है एक कि 1 प्लस और करड़ी में cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, यह फार्मूला आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अरे कोसेक थीटा होता है यहाँ पे। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है करड़ी में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है। तो देखिए आपको सिंपल करना क्या है स्टूडेंट, ये इसलिए फार्मूला कहाँ से है जानते हैं आप लोग। देखिए फार्मूला होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला तो सुने ही होंगे आप लोग कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अगर मैं कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा 1 और माइनस cot स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ कोसेक का वैल्यू मैं निकालूं, सिर्फ कोसेक का कोसेक थीटा, तो ये वर्ग उधर चल जाएगा तो किस में हो जाएगा वर्गमूल में, तो ये तो आएगा फार्मूला। तो वही चीज फार्मूला है, इसको मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा करड़ी में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो सिंपल निकाल लीजिए तो हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर करड़ी में आपको क्या है 1 और प्लस cot स्क्वायर थीटा। cot का वैल्यू दिया है क्या 15/8। अब इसका क्या कर देना हमको होल स्क्वायर कर देना है। अब सिंपल आप कर दीजिए, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर करड़ी में 1 प्लस 15 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 225 और 8 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा वर्ग करेंगे तो। अब यहाँ पे हल कर दीजिए तो हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर करड़ी में, ठीक है 64 गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 और प्लस क्या हो जाएगा 225 बटे में कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब सिंपल हल कीजिए इसे तो हो जाएगा क्या कोसेक थीटा बराबर 225 में 64 जोड़िए तो 5 4 9 और 6 2 8 289 बटे में कितना आ गया 64 आ गया पूरा करड़ी में। ठीक है, अब सिंपल आपको करना है क्या कोसेक थीटा बराबर 289 का वर्गमूल क्या होता है 17 और 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, 17/8। कोसेक थीटा बराबर क्या गया 17/8। थोड़ा देखिए तो कहीं आपको दिखाई दे रहा है क्या ऑप्शन में 17/8, तो 17/8 हाँ ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही 2021 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे प्रकार कर दीजिएगा आप लोग। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको समझ में आ गया होगा, आपने भी ऑप्शन ए ही दिया होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस लगा दिए होंगे आप लोग। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया है 4 आपकी स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है कि यदि a बराबर
आपका कोष्टक में दिया 2 पे पावर 2 गुणे 3 पे पावर 3 गुणे 5 पे पावर कितना दे रखा है 4, और बी बराबर कितना दे रखा है 2 पे पावर 3 गुणे 3 पे पावर 2 आपका और गुणे 5, ठीक है, का एचसीएफ ए बी है। मतलब कह रहा है कि यदि ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है तो ए बी का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए स्टूडेंट, एचसीएफ ज्ञात करके बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इन दोनों का अगर ए और बी का एचसीएफ निकाला जाए तो क्या आएगा। चलिए फटाफट इसका बताइए कमेंट करके कि सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए फास्ट कीजिए, मैं थोड़ा समय देता हूं आप लोगों को लगाने के लिए ताकि आप लगा सकें बहुत अच्छे तरीके से इसको, ठीक है। चलिए बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर, कि यदि ये बराबर इतना दे रखा है बी बराबर इतना, तो ये सी इसका पूछ रहा है। तुरंत आंसर बताइए स्टूडेंट कि इसका आंसर क्या होगा सही में। तो देखिए यहाँ पे अब मैं बता भी देता हूँ, मतलब अभी बता नहीं रहा हूँ लेकिन लिख रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेशन कीजिए। ए बराबर अब क्या क्या देख रहा है 2 गुणे 2 फिर 3 पे पावर 3 गुणे 5 पे पावर 4 ये दे रखा है, और बी बराबर क्या दे रखा है आपको, लगाते रहिए आप लोग, 2 पे पावर 3 गुणे 3 पे पावर 2 गुणे 5 दे रखा है। अब इन्हीं दोनों का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ये पूछ रहा है। चलिए बताइए बताइए कमेंट करके क्या होगा, इन दोनों का ए बी का हमको क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग आई होप आपने सही आंसर दे दिया होगा, मेरे ही सोल्यूशन का इंतजार कर रहे होंगे आप लोग, और मैं जा रहा हूँ इसका सोल्यूशन करने, आप मिला लीजिएगा। जब भी दो संख्याओं का अगर एचसीएफ निकालना हो, आपको फैक्टराइज दिया हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे छोटी घात देखते हैं। क्या देखते हैं, सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात। तो ये बताइए कि सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है 2, तो 2 की सबसे छोटी घात क्या है। तो देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, तो सबसे छोटी घात लेंगे ये शेप ज्ञात करने के लिए। तो सबसे छोटी घात तो ये तो लग रहा है 2 पे पावर 2, ठीक है, इसे लेंगे तो बड़ी हो जाएगा, फिर गुणे। अब इसके बाद 3, तो 3 पे पावर 2 और 3 पे पावर 3, तो सबसे छोटी घात क्या हुई 3 पे पावर 2 ये तो हुआ। फिर इसके बाद 5 पे आ जाएंगे, तो 5 पे पावर 1 यहाँ पे दिया है, 5 पे पावर 4, तो सबसे छोटी घात क्या है, यही तो है 5 पे पावर 1। बस सिंपल गुणा कर दिए, 2 पे 2 का पावर मतलब कि 4 और 3 पावर मतलब 2 का मतलब क्या हो जाएगा 3 का वर्ग 9, और ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 चौको 20 अगुड़े 9, तो 20 नवा 180, मतलब इन दोनों संख्या ए बी का एचसीएफ क्या गया 180 स्टूडेंट, ठीक है। देखिए ऑप्शन में दिया था कहीं, यहाँ ऑप्शन बी, जितने लड़कों का ऑप्शन बी रहा होगा बिल्कुल सही रहा होगा उनका आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा 120 होगा। चलिए स्टूडेंट उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर तैयार हो जाइए उसको सॉल्व करने के लिए। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे दिया आपको कि निम्न में से कौन सा सभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा युग्म सभाज्य संख्याओं का, ठीक है। 14 35 की 18 25 की 31 93 की 32 64 32 62। चलिए बताइए, मैं कुछ आपको हिंट नहीं दूंगा कि सभाज्य संख्या क्या होता है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। आप बताइए कि इस चार ऑप्शन में से आपको ये छाट के बताना कि सभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा लगाकर। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सही आंसर सबका आना चाहिए, किसी की मत आना चाहिए, ठीक है। चलिए बताइए कि इसका सोल्यूशन करके बताइए कि सही आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन सा सभाज्य संख्याओं का युग्म है, ठीक है। बताइए कि कौन सा इसमें सभाज्य संख्याओं का युग्म है स्टूडेंट, फटाफट आंसर बताइए आप लोग, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए हमको लगता है कि सभी लोगों ने बता दिया होगा, ठीक है, कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 18 और क्या 25। अब आप कहेंगे कि 18 और 25 कैसे है, जिन लोगों का ऑप्शन बी सही रहा होगा बिल्कुल सही रहा होगा, ठीक है। आया एक और बता देता हूं, आपको एग्जाम में ऐसा ऑप्शन बी नहीं मारना है वो विकल्प, अब आपको सोल्यूशन करके दिखाना पड़ता है, ताकि तभी ना एग्जाम में जाएगा तो जानेगा कि नकल मारा है, आपको सोल्यूशन करके दिखाना पड़ता है। तो अब बात रह गई कि 18 और 25 सभाज्य संख्याओं का युग्म है। अब मैंने बताया था आप लोगों को कि सभाज्य संख्या तभी हो सकता है, दो संख्या सभाज्य संख्याओं का युग्म दो संख्याओं का तभी हो सकता है जब उन दोनों संख्याओं को, मान लीजिए कोई संख्या ए भी है, अगर इसका एचसीएफ क्या आ जाए 1 आ जाए, अगर इसका एचसीएफ अगर 1 आ गया तभी समझिए कि दोनों सभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो ये बताइए कि 18 और 25 में बड़ा कौन है, 25 बड़ा है, बस बात खत्म। 25 में 18 का भाग दे दीजिए, तो 18 कम 18, ठीक है, कितना बार जाएगा, एक बार क्या 25 में से 18 गया तो 7 बचेगा, आप 7 का भाग किसमें दीजिए 18 में, तो 7 दूनी के 14, फिर यहाँ से कितना बचेगा 4, अब 4 का भाग 7 में दीजिए, 4 एकम 4 बच गया, यहाँ पे 3, 3 का भाग किसमें देंगे 4 में, तो 3 एकम 3, यहाँ पे 1 बच गया, 1 का भाग 3 में देंगे, तो देखिए 3 एक 3 तो कैंसिल हो गया, मतलब 1 से विभाजित हो रहा है, और जिस संख्या से विभाजित होता है वही तो एचसीएफ कहलाता है। मतलब 18 और 25 का एचसीएफ आ गया क्या 1, और जब 18 और 25 का एचसीएफ 1 आ गया तो हम नहीं बता सकते कि सभाज्य संख्याओं का युग्म है, क्योंकि सभाज्य संख्याओं का युग्म वही होता है जिसका एचसीएफ 1 आता है। तो आ गया, बात खत्म। जितने लोगों का ऑप्शन बी रहा होगा बिल्कुल सही रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। ये प्रश्न आते हैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्लियर होता हुआ, और अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए आप लोग, ठीक है, कि क्या होगा इसका सही आंसर। यहाँ पे लिखा है द्विघात समीकरण 3x² - 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल पूछ रहा है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, और समय नहीं आप लोग के पास, जितना तेज फास्ट करेंगे उतना जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। बताइए 0 होगा कि 4/3 होगा कि -4/3 होगा कि 3/4 होगा। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। द्विघात समीकरण 3x² - 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। मैं थोड़ा वक्त देता हूं आप लोगों को ताकि आप अच्छे तरीके से इसे सॉल्यूशन करके बता दिए। देखिए समीकरण आपको एन दे रखा है, कितने आप करते रहिए, मैं बता नहीं रहा हूं, अभी मैं लिख रहा हूं कि 3x² - 4x बराबर 0, यही आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है। इसी द्विघात समीकरण देने के बाद पूछ रहा है कि मूलों का गुणनफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मूलों का गुणनफल पूछ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए अब मैं एक रियल बात बता दूं आप लोगों को कि द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है। ax² + bx + c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का फॉर्मेट होता है ना, बिल्कुल सही। अब देखिए द्विघात समीकरण दे दिया है, अब पूछा है मूलों का गुणनफल। तो हमको करना क्या है कि 3x² + 4x, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ +0 लिख सकते हैं बराबर 0 इस फॉर्मेट में लिखने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा ax² + bx + c बराबर 0, ये हो गया द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में। अच्छा अब यहाँ पूछ रहा है मूलों का गुणनफल, तो यहाँ मैं सूत्र लिख देता हूँ कि मूलों का गुणनफल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। मूलों का गुणनफल, ठीक है, तो मूलों का गुणनफल तब निकालेंगे तो ये होता है अचर पद, क्या अचर पद बटे में x² का गुणांक, x² का गुणांक। अचर पद मतलब क्या होता है, c बटे में यहाँ पे किसका ए, c बटे ए होता है, ठीक है। c आपका अचर पद कहलाता है और x² गुणांक मतलब x² संख्या लगाए ए। तब सिंपल आपको करना क्या है, मूलों का गुणनफल पूछा है, c की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 0, अब बटे में ए कह रहा है कि x² का गुणांक, तो यहाँ पे x² गुणांक क्या देखा है 3, ठीक है, तो यहाँ पे 3, तो 0/3। अब बताइए कि 0 में 3 का भाग देंगे तो 0 ही ना आएगा, क्या और क्या आएगा, कुछ नहीं। तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि 0 आ रहा है। जितने लोगों का ऑप्शन ए रहा होगा बिल्कुल सही रहा होगा आंसर उनका, ठीक है। चलिए स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, फटाफट उसको सोल्यूशन करने के लिए हो जाइए तैयार। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ गया है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसका सोल्यूशन करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। और लिखा है कि चित्र में EF जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक है, EF जो है समांतर है BC की। यदि AE संबंध है BE बराबर 4 संबंध है 1 और EF बराबर 1.5 सेंटीमीटर हो तो AF का लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे CF का लंबाई दिया है 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पूछ रहा है AF की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए फटाफट आप लोग एल्गोरिथम जो भी आपका सेट है उसको सेट करके जो भी फार्मूला आप लोगों का होता है उस पर लगा के बताइए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, यहाँ पे लिखा है कि EF जो है वो पैरेलल है BC की। जो EF यह रेखा आपको दिखाई दे रही है वो BC के क्या है, समांतर है, ठीक है, वो BC के क्या है, दोनों समांतर है। यदि AE संबंधे BE, देखिए AE संबंधे BE दिया है 4 संबंधे 1 और CF क्या दिखा है CF, C से लेके यहाँ तक EF की लंबाई दिया 1.5 सेंटीमीटर, तो EF की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। स्टूडेंट अपने से एल्गोरिथम सेट कर लीजिए, मैं इसको बताऊंगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, लेकिन पहले आप बता लीजिए सोल्यूशन करके, ठीक है, कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है। मैं वक्त दे रहा हूँ आप लोगों को कुछ समय, आप इसको सोल्यूशन करके बताइए फटाफट। और तब तक लिखता हूँ कि यहाँ पे दिया आपको क्या AE, मैं बता नहीं रहा हूँ, आप लोग लगा के तुरंत बताइए। AE संबंध क्या दिया है BE, इसके बराबर दे रहा है 4 संबंध 1, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि नहीं AE बटे में BE, और इसे लिख सकता हूँ 4 बटे में 1। हमको मालूम चल गया कि AE यहाँ पे 4 है, BE यहाँ पे 1 है, ठीक है, AE यहाँ पे 4 है, BE यहाँ पे 1। चलिए फटाफट, हमको लगता है कमेंट सब लोग कर लिए होंगे। चलिए अब यहाँ देखिए, तो इसको मैं इस तरह ढंग से लिख सकता हूँ, AE 4 आ गया, AE या क्या आ गया 4, B और E आ गया 1, ठीक है। और हमको दे रखा था CF दे रखा था 1.5, ये CF 1.5, हमसे AF का वैल्यू पूछ रहा होता है, ये क्वेश्चन मार्क। तब स्टूडेंट हमको ये मालूम चल गया कि जब यह संख्या इस संख्या की क्या होती है, समांतर होती है। जब यह संख्या इस संख्या के समांतर होती है तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज, ये दोनों समांतर है, तो यहाँ हम कह सकेंगे कि यहाँ पे त्रिभुज, देखिए त्रिभुज 2 बन रहा है। एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है AEF, जो A और EF, ये जो समांतर आपको ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है AEF, ये जो त्रिभुज है वह और एक त्रिभुज को बना है ABC में, त्रिभुज ABC, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए नहीं एक चीज और मैं आप लोग बता दूं, तब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होने लगती है ना, तो यहाँ पे समानुपातिक अनुपात लगाते हैं, ठीक है, वो फार्मूला। और समानुपातिक अनुपात का फार्मूला क्या होता है कि AE बटे में
मतलब ए ई ए बटे में क्या हो जाता है आपका बी ई, यही बटे में बी ई, ये बराबर होने लगता है ए एफ बटे के सी एफ, ए एफ बटे सी एफ। यह समानुपातिक अनुपात होता है कब, जब ये दोनों समांतर रेखाएं हो जाती हैं, जब ये रेखा और ये रेखा पैरेलल हो जाती हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए बटे में बी ई और ए एफ बटे में सी एफ कह सकते हैं, ठीक है। ये समानुपातिक अनुपात होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ए ई का वैल्यू कितना दे रखा है 4 और बटे में बी ई का वैल्यू कितना दे रखा है 1 बराबर ए का ए एफ का तो वैल्यू निकालना है, ए एफ सी एफ का वैल्यू कितना दे रखा था 1.5 दे रखा है। अब सिंपल आपको करना है क्या, यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 1.5 को गुणा इसमें करेंगे तो क्या जाएगा 15 चौको 60 और 0 1.0 बराबर 1 का गुणा ए एफ में करेंगे तो ए एफ आएगा, मतलब ए एफ बराबर क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। ए एफ बराबर क्या आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। ए एफ का वैल्यू पूछा था, देखिए तो कोई दिया है ऑप्शन बी, ए एफ बराबर 6.0 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार इसका सोल्यूशन होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। जिनका भी ऑप्शन बी रहा होगा वो क्वेश्चन बिल्कुल सही रहा होगा उनका आंसर। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ चलते हैं, चलिए उसको लगाइए। चलिए स्टूडेंट फटाफट इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या होगा। देखिए दिया है कि यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर क्या होगा, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर क्या होगा 10 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री। फटाफट इसका सही आंसर बताइए स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सबका आंसर सही आना चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल भी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा भारी भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बताइए, इसे सोल्यूशन करके इसका सही आंसर क्या होगा चारों ऑप्शनों में से, ठीक है। जल्दी जल्दी पेन कॉपी लिए जल्दी जल्दी इसको ट्राई कीजिए कि इसका सही आंसर क्या आएगा। अगर आपको दिया है कि 2 cos 3 थीटा, 2 cos 3 थीटा बराबर क्या दे रखा है 1 और पूछा कि थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, तो चलिए बताइए कि क्या होगा थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो चलिए मैं फाइनली आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पे किस प्रकार इसे लगाएंगे हम। तो ये बताइए कि यहाँ पे 2 cos 3 थीटा बराबर 1 बताते रहिए, मैं वक्त दे रहा हूं आप लोगों को लगाने का, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए, हमको लगता है कि सभी लोगों ने दे दिया। अब आप देखिए मेरा सोल्यूशन, 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे देखिए cos 3 थीटा, या अगर यहाँ cos 3 थीटा का वैल्यू निकालें तो ये 1 2 गुणा में तो 2 कहाँ जाएगा भाग में, हमको मालूम चल गया कि cos 3 थीटा बराबर 1/2 होता है। तो ये बताइए कि ये तो cos 3 थीटा हुआ। अब cos का कितना वैल्यू 1/2 होता है, cos का कितना अंश का वैल्यू 1/2 होता है, तो cos 60 अंश का वैल्यू, cos 60 अंश का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो 1/2 को मैं cos 60 अंश नहीं लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। तो ये cos 3 थीटा बराबर cos 60 अंश आ गया, cos से cos कैंसिल हो गया आपका 3 थीटा बराबर कितना 60 अंश। अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60/3, घटा दीजिए तो थीटा बराबर 3 दूनी के 6, थीटा बराबर 20 अंश। देखिए तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। तो देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, जितने लोगों का ऑप्शन सी रहा होगा बिल्कुल सही आंसर रहा होगा स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी स्क्रीन पे आ गया, फटाफट इसका आंसर बताइए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट कि यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है, बताइए। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यदि कोई एक वृत्त है उस वृत्त का परिमाप और वर्ग वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों आपस में अगर बराबर हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। जल्दी जल्दी बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए कि क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप इसको सोल्यूशन करके बताइए स्टूडेंट, ठीक है। मैं वक्त देता हूं और इसमें लगाऊंगा भी, ठीक है। लगाता रहूंगा तब तक आप आंसर देंगे तभी आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं तुरंत भी लगा नहीं लूंगा, लगाता रहूंगा धीरे धीरे, तब तक आप लोग अपना भी लगाते रहेगा, बस तुरंत आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपके पास समय में दे देता हूँ कुछ, ताकि आप कुछ कैलकुलेशन कर लें, इसके बाद मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। तब तक यहाँ मैं सोल्यूशन लिखता हूँ धीरे धीरे, ठीक है। आप लोग फटाफट करते रहिए। ये यदि एक वृत्त का परिमाप, अच्छा बताइए कि वृत्त का परिमाप और एक वर्ग का परिमाप, वृत्त का परिमाप निकालने के लिए हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और वर्ग का परिमाप निकालने मुझे भुजा की जरूरत पड़ेगी। तो हमको त्रिज्या ना मालूम है ना भुजा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले कि माना, यहाँ लिखते हैं हम लोग धीरे धीरे, तो आप लोग लगाइए माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या। अच्छा बताइए माना वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होता है आर, तो आर को हम क्या मान लेंगे माना वृत्त की त्रिज्या मान लेंगे, ठीक है। तो माना वृत्त की त्रिज्या मैंने क्या मान लिया स्मॉल आर मान लिया, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या मैंने क्या मान लिया स्मॉल आर मान लिया, और वर्ग की भुजा, ठीक है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा मान लेते हैं, वर्ग की भुजा मैंने मान लिया क्या ए मान लिया, तो वर्ग की भुजा ए मालूम चल गया, वृत्त की त्रिज्या आर मालूम चल गया, ठीक है। तो मैं निकाल सकता हूँ ना, यहाँ पे लिया है कि वृत्त का परिमाप, देखिए वृत्त का परिमाप कह रहे हैं कि जो वृत्त का परिमाप है वह वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग के परिमाप के क्या है बराबर है। वृत्त का परिमाप वर्ग का परिमाप दोनों बराबर है, तो ये वृत्त का परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है 2πr, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, सिंपल। अब आपको करना है क्या, यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपको करना है
कि 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा पाई आर बराबर 2a। तो अगर यहाँ से a का वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा पाई आर बटे 2, ये ना होगा पाई आर बटे 2। पाई आर ऐसे ही रहेगा, 2 गुणा में तो भाग में चला जाएगा, मतलब a बराबर क्या आ जाएगा पाई आर बटे 2 आ गया। अब स्टूडेंट ये आ गया आपका रहा कि उनके वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, ठीक है, अरे सॉरी उनके उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात का मतलब क्या कि वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे में वर्ग का क्षेत्रफल, यही ना अनुपात होगा। चलिए तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे में वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल आपका ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो सिंपल देखिए आपको करना क्या है यहाँ पे कि ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर ए स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे आया है पाई आर बटे 2, तो इसका क्या कर देना हमको स्क्वायर कर देना है। तो सिंपल देखिए पाई आर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इसका करेंगे तो हो जाएगा पाई का स्क्वायर प्लस और पाई का स्क्वायर और आर के स्क्वायर, अब बटे में 2 का और करेंगे तो 4। तो यहाँ सिंपल देखिए स्टूडेंट क्या होगा कि इसका मल्टीप्लाई किस में करना है आपको, इसमें करना है। तो देखिए मैं आप सोल्यूशन कर देता हूँ, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुड़े 4 को गुड़ा इसमें करेंगे तो 4, और नीचे आपका क्या बच जाएगा पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर कैंसिल, एक पाई से भी पाई कैंसिल, तो ऊपर बच गया क्या स्टूडेंट आपका, ऊपर बच गया आपका 4 और नीचे बच गया आपका पाई, ठीक है, ये ना बचा, ऊपर बच गया 4 और नीचे बच गया पाई। अब देखिए इसका सोल्यूशन मैं यहाँ करता हूँ, तो ऊपर आपका 4 तो ऐसे रहेगा, अब पाई का मान क्या होता है 22/7, ठीक है स्टूडेंट। अब सिंपल आपको करना क्या स्टूडेंट कि इस 7 की मल्टीप्लाई क्या होगी 4 में, तो 7 चौक 28, 28 बटे में क्या हो जाएगा 22, ये अनुपात हो गया, कटा दीजिए, 2 से कटाएंगे तो 14 बार में, 2 से कटाएंगे तो 11 बार में, तो क्या आ जाएगा 14 संबंधी 11 आ जाएगा इसका अनुपात, ठीक है। देखिए कहीं 14 संबंधी 11 दिया है, 14, हाँ ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 क्लियर होता हुआ लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्यों रहा, चलिए उसका सोल्यूशन बताइए। चलिए बताइए लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर सबका आना चाहिए, ठीक है, कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक जितनी भी प्राकृतिक संख्या है सबका समांतर माध्य पूछ रहा है, कितना होगा 9 होगा कि 5 होगा कि 8 होगा कि 3। चलिए स्टूडेंट सभी का आंसर सही आना चाहिए, बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे आपको समांतर माध्य पूछा है, समांतर माध्य पूछा है 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। तो समांतर माध्य पर क्या होता है कि संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, तो संख्याओं का योग 1 से लेकर 9 तक पूरा प्राकृतिक संख्या, तो 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्या क्या योग क्या होगा, तो 1 से लेकर 9 तक पूरा ही होगा, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। तो यहाँ 1 से लेकर 9 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया। अब बटे में क्या होता है कुल संख्या, कुल संख्या कितनी 9 है, तो 9 हो गया। चलो फटाफट आंसर आप लोग बता दिए, मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ आप लोगों को, क्या हो जाएगा यहाँ पे जोड़ते हैं तो 9 8 कितना हो जाएगा 17, और 17 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और 24 और 6 30, 30 5 35, और 35 4 39, 39 3 42, और 42 और 3 कितना हो जाएगा 45। तो ऊपर 45 और नीचे आपका 9, 9 5 है 45, कितना आ गया 5। तो देखिए आपको ऑप्शन बी 5 आ गया, यही इसका सही आंसर होगा जी। सिद्ध कीजिए कि टेन थीटा बटे 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 - tan थीटा बराबर 1 + sec थीटा इंटू कोसेक थीटा दिया है। अब कह रहा है कि इसे LHS बोलते हैं, उसे RHS बोलते हैं। कह रहा है कि इस LHS को आप सॉल्व कीजिए और RHS आपको लाना है, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं अच्छे ढंग से। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे बायां पक्ष, ठीक है, इसे बायां पक्ष बोलते हैं, इसे दायां पक्ष। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि बायां पक्ष, क्या लिखेंगे स्टूडेंट बायां पक्ष। अब बायां पक्ष स्टूडेंट आपको क्या दे रखा है यहाँ पे कि tan थीटा और बटे में 1 - cot थीटा प्लस दे रखा है, प्लस उतार दीजिए, फिर cot थीटा और बटे में 1 - tan थीटा। अब इसे हल करके हमको इतना लाना है स्टूडेंट, ठीक है, तब हो जाएगा प्रूफ। अब चलिए इसे सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा tan थीटा को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, tan थीटा का फार्मूला एक होता है जिसे हम आराम से लिख सकते हैं कि sin थीटा बटे में cos थीटा, यह फार्मूला होता है। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। फिर बटे में जो आपको दिया है ये चीज़ कि 1 - cot थीटा, तो 1 - cot थीटा उतार देंगे स्टूडेंट, ठीक है, कोई दिक्कत 1% दिक्कत नहीं, ठीक है। इसे भी चेंज कर देंगे नीचे, पहले फिलहाल जैसे हम कर रहे हैं वैसे देखिए प्लस cot थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग cos थीटा और बटे में sin थीटा, ठीक है, फार्मूला होता है। देखिए tan थीटा को हम लिखते हैं sin थीटा अपन cos थीटा, उसी तरह cot थीटा को हम लिख देंगे cos थीटा बटे sin थीटा, फार्मूला होता है, आप लोग पढ़े हैं तो जानते हैं, ठीक है। और बटे में आपको दिया 1 - tan थीटा।
ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब इसको भी चेंज कर देते हैं। तो देखिए ऊपर आपका क्या दिया है साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा और फिर बटे में 1 माइनस, अब देखिए कॉट थीटा। तो यहाँ कॉट थीटा तो उसको मैं क्या लिखा था, ये लिखा था, तो कॉट थीटा आ गया। तो यहाँ पे भी वही लिखूंगा मैं, क्या कॉस थीटा और बटे में क्या लिख दूंगा साइन थीटा लिख दूंगा, और प्लस है तो प्लस उतार दीजिए। अब ऊपर दिया है कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा, फिर सबके बटे में 1 माइनस, देखिए टेन थीटा। टेन थीटा ऊपर था तो टेन थीटा को हम क्या लिखा साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो यहाँ पे भी टेन थीटा गया तो नहीं लिख सकता हूँ कि साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, आराम से लिख सकता हूँ स्टूडेंट। नो डाउट आपको होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, 1% आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब इतना आ गया, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब स्टूडेंट आप बताइए, यहाँ कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे एक, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे एक। तब इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम साइन थीटा, ठीक है। तो एक में भाग देंगे साइन थीटा का, साइन थीटा गुणा करेंगे तो ऊपर आएगा साइन थीटा ही आएगा, और माइनस साइन थीटा कैंसिल, तो आपका क्या बचा यहाँ पे कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस उतार दीजिए। यहाँ पे भी आपका एलसीएम का आ जाएगा कॉस थीटा। तो एक में तब कॉस थीटा का भाग देंगे तो कॉस थीटा ही आएगा, तो कॉस थीटा का एक में गुणा करेंगे तो ऊपर कॉस थीटा ही आने वाला है, ठीक है। अब माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट ये बचा क्या, तो ऊपर आपके क्या दिया है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये वाला ऊपर तो यही रहेगा, फिर बटे में यह हल हो गया क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बटे में क्या साइन थीटा, और प्लस और ऊपर यहाँ पे तो आपका यही था कि कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा, ऐसे हल किया तो क्या आ गया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा। देखिए कुछ हमने थोड़ी किया है, जो था उसको उतार दिया, या इस तरह था तो उस तरह हम वहीं उतार दिए हैं, और नीचे हल किए हैं तो ये आ गया आपका ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसी तरह ऊपर आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा था तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा में लिख दिया, और बटे में हल किए हैं तो ये वाला पोर्शन इसके नीचे लिख दिए। चलिए पेज भर गया, पेज में दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए तब इतना हो गया स्टूडेंट, तो आप बात समझिए यहाँ पे। अब देखिए ये चीज़ क्या दिया है कि साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा, ये ऊपर वाला साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब ये भाग में तो गुणा में चेंज हो जाएगा, तो गुणा में चेंज होगा तो ये साइन थीटा कहाँ चला जाएगा ऊपर साइन थीटा, और ये आपका साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए प्लस बीच में लगा था प्लस उतार दीजिए। इसी तरह कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा, भाग में पूरा आना है, गुणा में करेंगे तो कॉस थीटा कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, और नीचे आपका क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब इतना आ गया। अब देखिए इसे स्लिप को हटाता हूँ, ठीक है, उतना तो समझा गया ना, इसको हटा देता हूँ। अब इस स्लिप में देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अंश हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह प्लस है प्लस, कास में कास को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर थीटा, और बटे में इसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, इंटू में यह क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब इतना हो गया। चलिए स्टूडेंट तो अब इतना आ गया आपका। तो आप सिंपली इसे कैसे सॉल्व करेंगे बात को समझिए। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा और फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया है, आप प्लस इधर कॉस स्क्वायर बटे में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे देख रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया है, यहाँ पे पहले कॉस थीटा बाद में साइन थीटा दिया है। तो पहले साइन थीटा लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो सिंपल में बता दें किस प्रकार होगा। तो यहाँ पे सिंपल आपको करना है कि साइन स्क्वायर थीटा और बटे में कॉस थीटा, आइए आपका है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है स्टूडेंट, ठीक है। बस इस प्लस को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अच्छा इस प्लस को तब हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कि कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा। अब यह साइन कहाँ आ जाएगा आगे आ जाएगा साइन थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब यह सही हो जाएगा इस तरह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसको इधर लाने पे हमें माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तो इसलिए प्लस क्या हो गया है माइनस हो गया है, ठीक है। तब ये इतना कर लिया आपने स्टूडेंट। तो करना आपको क्या है कि अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। तब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या दिया है साइन थीटा, इधर क्या दिया है कॉस थीटा। अरे दोनों कोष्टक में एक ही है तो हम एक बार लिख देंगे यहाँ पे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख देंगे। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यह तो पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे भाग देने पर। तो बचेगा सिर्फ साइन थीटा, और साइन थीटा का गुणा इस साइन स्क्वायर थीटा में होगा तो ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। माइनस लगा तो माइनस लगा दीजिए। इसी तरह साइन
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे यह पूरा ये कैंसिल होगा तो सिर्फ क्या बचेगा कॉस थीटा। इस कॉस थीटा का गुणा कॉस स्क्वायर थीटा में होगा तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब कॉस क्यूब थीटा हो गया। अब इसके बाद क्या हल करना है आपको, बात को समझिए। अब यहाँ पे एक फार्मूला बन गया जैसा कि सभी लोग आप लोग भी देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, कि साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये फार्मूला किसका बन गया, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला बन गया। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो ये होता है ए माइनस बी एक कोष्टक में और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यह फार्मूला होता है इसका। तो इसी प्रकार इसे फार्मूला इसको तोड़ना पड़ेगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है ए माइनस बी, तो हम लोग ये कोष्टक में क्या लिखेंगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक कोष्टक में लिख देंगे। और एक कोष्टक में क्या दिखा है ए स्क्वायर, क्या लिखा है स्टूडेंट ए स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कॉस है तो हम क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ए बी, तो ए क्या है यहाँ पे साइन थीटा और इंटू बी क्या है यहाँ पे कॉस थीटा। फार्मूले के हिसाब से मैंने तोड़ दिया इसको। ठीक है स्टूडेंट, और बटे में आपको क्या दिया रखा है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बटे में दे रखा है। अब सिंपली आपको करना है क्या स्टूडेंट, उसको समझिए। अभी इसको हल करेंगे ना, अब यहाँ से इस चीज़ को आराम से बारीकी से समझिए कि करना अब क्या करना हमको। तो अब ध्यान समझिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो हम इसे लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फार्मूला होता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे एक लिख देंगे, और प्लस बचा क्या आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा। यहाँ पे सामने फार्मूला भी लिखना ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि हाँ किस फार्मूले से हुआ है। ठीक है, ये चीज़ अब बटे में आपको क्या बचा है, ये चीज़ बचा है, इसको नोट कर लीजिए। तो बचा क्या यहाँ पे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही तो बचा है स्टूडेंट। अब ये बच गया, अब इसे सॉल्यूशन करना है, अब इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या होगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तब ये कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बच गया स्टूडेंट आपका कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया ऊपर, और बटे में ये बच गया आपका साइन थीटा इंटू क्या बच गया कॉस थीटा बच गया। अब देखिए तब इतना बच गया स्टूडेंट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि नहीं, एक बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ, नो डाउट आपको होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आपको करना क्या है स्टूडेंट, इसमें इसको भी मैं चाहूँगा तो दो तरीके से लिख सकता हूँ अलग अलग। तो इसे किस तरह लिख सकता हूँ कि एक बटे साइन थीटा इंटू एक बटे कॉस थीटा, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, गुणा करेंगे तो यही आएगा ना, तो इसको आराम से लिख दिया मैंने। और प्लस देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा यहाँ पे एक बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब एक बच गया तो अब देखिए यहाँ फार्मूला होता है कि एक बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो एक बटा साइन थीटा स्टूडेंट क्या होता है कोसेक थीटा होता है, फार्मूला जानते हैं आप लोग। और एक बटे कॉस थीटा जो होता है वो होता है क्या आपका सेक थीटा होता है। ठीक है, फार्मूला होता है। तो आप ही बताइए कि एक बटे साइन थीटा है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक बटे साइन थीटा को क्या कोसेक थीटा, आराम से लिख सकता हूँ। इंटू है तो इंटू लगा दीजिए। अब 1 बटे कॉस थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा, प्लस यहाँ पे क्या आ गया एक आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए इसको क्या मैं इस तरह एक को मैं पहले लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ, और प्लस क्या सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, आराम से इस तरह लिख सकता हूँ कोसेक थीटा। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि प्रश्न में आप लिख चाहता हूँ, प्रश्न में हमसे तो यही पूछा था कि आप इसको हल करके ज्ञात कीजिए कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हल करना था। और यहाँ पे देख रहे हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा आ गया कि नहीं, यही हल करना था। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया प्रूफ्ड हो गया स्टूडेंट, क्या हो गया
प्रूव्ड होगा अच्छे ढंग से, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार देख पा रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे ढंग से इसको कर लिया होगा स्टूडेंट, आपको एकदम क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, नो डाउट आपको होगा इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। चलिए तो बताइए स्टूडेंट, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है ना, बिल्कुल क्लियरली रूप से समझ में आया है, अच्छे ढंग समझ में आया है। तो चलिए स्टूडेंट, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। इस वीडियो में एक क्वेश्चन रहने देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आपको जरूर वीडियो को देख के 2 बार 3 बार जिसको प्रैक्टिस कर लेना है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।